तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज हम लोग का होने वाला है चैप्टर नंबर 20 और वो है विराम चिन्ह। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज, विराम चिन्ह को। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 20 चैप्टर तक आ गए हैं। इसके बाद हम लोग का कुछ चैप्टर बचा हुआ है, मतलब कि चैप्टर तो कुछ ही है, 4-5 चैप्टर हैं, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग है, काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। पहले तो ये देखिए, विराम चिन्ह का उद्देश्य पहले देखते हैं। वाक्यों के मूल भाव, स्पष्टता और स्थिरता के लिए विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। भाषा विज्ञान को सही अर्थों में सार्थकता या सार्थकता प्रदान करने के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण है। परिभाषा: वाक्यों और वाक्यों के बीच आपसी संबंध और किसी विषय को उनके यथानुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटना या पढ़ते समय आवश्यक विराम के लिए रचनाओं के जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य या वाक्यांश के उच्चारण में अर्थों की भिन्नता के अनुसार जीव के कुछ ठहराव के साथ कहीं कहीं विराम करना पड़ता है। रचनाओं, लेखों आदि में विराम चिन्हों को शुद्ध करने के लिए कई तरह के चिन्हों का प्रयोग किया है, उन्हें व्याकरण में विराम चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। आवश्यकता: जिस तरह हम कोई कार्य करते करते समय के पश्चात आराम करते हैं, क्योंकि सतत कार्य करते रहने से हमारी मनोदशा शरीर में थकान का विकार आ सकता है, ठीक उसी प्रकार लेखन में भी भाव, अर्थ और स्पष्टता को बनाए रखने के लिए विराम की आवश्यकता होती है। लेखन में विराम न करने से रचनाओं के लेखों को पूर्ण अर्थ की अस्पष्टता बाधित हो जाती है, मतलब स्पष्ट नहीं हो पाता और शब्दों के वाक्यों की नीरस जाल बन जाता है। पाठकों के भावबोध को सरल और सुबोध बनाते हुए विराम चिन्हों को अत्यंत आवश्यकता होती है। सुबोध बनाते हुए विराम चिन्हों को अत्यंत आवश्यकता होती है। वाक्यों के गठन की सुंदरता और भाववृत्ति भाववृत्ति भावाभिव्यक्ति स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। उपयोगिता महत्वपूर्ण है, क्योंकि विराम चिन्ह लेखन की विशेष मनोदशा और एक पड़ाव है, इसके ठहराव और संकेत स्थान है। महत्व और अभिप्राय: हिंदी का अपना विराम चिन्ह पूर्ण विराम है, जिसे हम लोग कॉमा से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी कड़ी पाई से प्रदर्शित करते हैं। चिरकाल से संस्कृत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होते रहने से विराम चिन्ह हिंदी में भी बना रहा, लेकिन मुद्रित पुस्तकों, यंत्रों के प्रचार में और व्यवहार और अंग्रेजी शैली के संबंध विकसित होने पर अब आए विराम चिन्ह प्रयुक्त किए जाने लगे हैं। लेखों में अब इसका प्रयोग उतना अधिक होने लगा है कि इसके उच्चरित और आवश्यकता अनुसार से लेखों और रचनाओं का सौंदर्य गठन और अभिप्राय को महत्व बढ़ जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग स्थानों के स्थानांतरण को लेकर मतों में काफी भिन्नता होती है। विराम चिन्ह की आवश्यकता और महत्व की कोई क्षति नहीं पहुंचती। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ विराम चिन्ह दिए हुए हैं, आप उसको देखिए। निर्देशांक चिन्ह, ये कोष्टक, 3 कोष्टक किए हुए। हंसपद या किसी बात को कहने के लिए ऊपर की ओर हंसपद का विवरण ये होता है, किसी बात को संक्षिप्त कहने के लिए विवरण होता है। लाघव चिन्ह ये होता है। तुल्यता सूचक किसी चीज की तुलना की जाए। समाप्ति सूचक या इतिश्री, पूर्ण विराम, अल्प विराम जिसे कॉमा कहते हैं, और अर्धविराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, आह कितना सुंदर दृश्य है, इस प्रकार का। अवतरण या उद्धरण, अवतरण किसी बात को कहने के लिए, किसी कथन को, किसी के वाक्य को कहने के लिए होता है। योजक, जैसे कि सीता और गीता, राम और श्याम, योजक चिन्ह का। अपूर्ण विराम, न्यून विराम और उपविराम। दीर्घ उद्धरण चिन्ह, लोप चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पाद चिन्ह, किसी ऐसे कि हंस पाद लगता है, किसी ऊपर के शब्द के ऊपर ही लगता है पाद चिन्ह, पाद बिंदु। पूर्ण विराम, देखिए पूर्ण विराम जैसा कि नाम से भी अर्थ होता है कि पूरी तरह से रुक जाना, समानतः पूर्ण विराम के उपयोग के 2 नियम है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वाक्य में एक तार एकदम टूट जाए, वहां पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। जैसे कि मैं जाता हूं, टूट गया, वह बहुत सुंदर है, यह घोड़ा है, ये सब क्या है, पूर्ण विराम के चिन्ह। इन वाक्यों के विचार पूर्ण विराम स्वतंत्र एक दूसरे से अलग है। ऐसे स्थिति में वाक्य के अंत या समाप्ति का पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है, समाप्ति में पूर्ण विराम का प्रयुक्त होता है।
नेक्स्ट है विशेष। पूर्ण विराम के भाव को वाक्य की मांग के अनुसार कुछ विराम चिन्ह भी करते हैं, जैसे कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। प्रश्नवाचक प्रश्न विराम में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, तुम क्यों जा रहे हो। ओह विस्मयादि बोधक में पूर्ण विराम के भाव को प्रयोग किया गया, ओह। कभी कभी किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की सजीव वर्णन करते समय वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। नाक के सीधे में ओठ पर नाक के सीधे में ओठ पर मक्खी की तरह कुछ काले बाल या काला रंग है, गालों पर कश्मीरी सेब की झलक। पूर्ण विराम का दुष्प्रयोग। पूर्ण विराम की गहनता या मूल को ना समझते हुए लोग कई बार पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जो अशुद्ध होता है। वह मुझे नहीं जानता, मैं महीने में 30 दिन व्यस्त था। अशुद्ध विराम चिन्ह। वह मुझे नहीं जानता के बाद एक पूर्ण विराम लगेगा, मैं महीने में 30 दिन व्यस्त था। अल्प विराम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, अल्प मतलब कि क्षण भर, थोड़ी देर के लिए विराम, अर्थात पढ़ते लिखते समय थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। ठहराव में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हर लेखक अपनी मनोदशा से गुजरना पड़ता है। ये कुछ मनोदशा ऐसी है जहां लेखक को अल्प विराम का उपयोग करना पड़ता है। ये अनिवार्य दशाएं हैं। कुछ मनोदशा ऐसी है जहां अल्प विराम का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदी में अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। वस्तुतः त्रुटि की संभावना भी अधिक होती है। उपयुक्त मनोदशा में ध्यान में रखते हुए अल्प विराम के प्रयोग निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। किसी वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पद, पदांश अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय और के होने की भावना हो, तब जगह अल्प विराम का प्रयोग होगा। मुझे तुम्हें और उसको भी विद्यालय जाना चाहिए। यहाँ पे होगा राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण में अल्प विराम। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान स्वयं वन से अयोध्या गए। उपयुक्त उदाहरण में दो या दो से अधिक पदों में अलगाव के लिए अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो और भाव तिरक में उन पर विशेष बल दिया जाए तो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखो देखो वह आ रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विशेष। देखिए यदि ये बातें नाटकीय ढंग से कही जाए तो अल्प विराम की जगह विस्मयादि बोधक जैसे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नाटकीय ढंग। ये अच्छा इंफॉर्मेशन है कि नाटकीय ढंग से देख किया जाए तो भैया वो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि किसी वाक्य में अंतर्वृत्ति पदांश या वाक्य खंड आए तो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। प्रशांत पांचों बेटों के नाम कुल 10 बीघे जमीन देकर गए। इस प्रकार के अंतर्वृत्ति उपवाक खंडों में अल्प विराम का प्रयोग अंग्रेजी वाक्य रचना के प्रभावशाली बनाने के लिए होता है, परंतु अब हिंदी में भी इसका प्रयोग बहुलता से होने लगा है। वस्तुतः यह तुम्हारा श्रम है, फिर भी यह एक अच्छा आदमी है, किंतु मैं ऐसा नहीं मानता। किंतु मैं ऐसा नहीं मानता। किंतु मैं ऐसा नहीं मानता। यदि वाक्यों के बीच में पर, क्योंकि, इसी से, किंतु, इसलिए, परंतु, अतः, ऐसे, तथापि ऐसे वाक्यों का प्रयोग हो तो इन अवयवों के पहले अल्प विराम लगाया जाता है। इन अवयवों के पहले अल्प विराम लगाया जाता है। आज मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। वह जा सकता है पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं कल तुमसे मिलने आता किंतु मुझे कहीं और जाना पड़ा। मैं तुमसे कल मिलने आता किंतु मुझे कहीं और जाना पड़ा। किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए तो वह अल्प विराम लगाता है। जैसे भाई और बहनों, मोदी जी वाली बात है, भाई और बहनों याद रखें कोरोना संकट आ गया है। प्रिय भाई मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। प्रिय भाई मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मित्रों हमें इस महामारी में सुरक्षित और सतर्क रहना है। हमें इस महामारी में सुरक्षित और सतर्क रहना है। नेक्स्ट है यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहां अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित पद्धति से होगा। जैसे जैसे मेरा भाई एक पायलट है और वह
मलेशिया गया हुआ है। मेरा भाई एक पायलट है और वह मलेशिया गया हुआ है। यह कहानी जो एक वृद्ध महिला से संबंधित है वह बहुत स्वार्थी है। हिंदी वाक्य में यदि अथवा या तो उसके पहले विराम नहीं लगाया था। चाय या कॉफी ले जाओ। कल राज अथवा भोलू मुंबई जाएंगे। जिन वाक्यों में तब, जब, तब, तो या अब आदि का लोप हुआ वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया सकता है। वे कल जाएंगे, मैं कह नहीं सकता, यहां वह का लोप हुआ है। वह जहां जाता है बैठ जाता है, यहां वहां का लोप हो गया। जो कहना था सो कह दिया। तुम जानो, अब का लोप हो गया। अब तुम जानो की जगह अब का लोप हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति उक्ति कही हुई बातों के पहले अल्प विराम लगता है। राम ने कहा वह स्कूल नहीं जाएगा। किसी व्यक्ति की कही उक्ति की जो बातें होती हैं उसके पहले अल्प विराम लगता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो और जागो, तब तक चलो जब तक लक्ष्य को हासिल ना हो जाए या लक्ष्य हासिल ना कर लो। नेक्स्ट है, अल्प विराम को हटाकर उसकी जगह की भी लिख सकते हैं। यह भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। अल्प विराम की जगह अगर की लिख दिया जाए तो वह भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट, इन शब्दों के आरंभ में आने वाले वाक्य जहां बस, हाँ, अतः, नहीं, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः शब्दों के तुरंत बाद अल्प विराम लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं के बाद क्या लगेगा? अल्प विराम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अतः तुम्हें जाना पड़ेगा या जाना चाहिए। वस्तु मैं भाग जाऊंगा। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, बस अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। जब किसी वाक्य, लंबे वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्यांशों का प्रयोग हुआ हो तब वहां अल्प विराम का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जैसे चाहती थी ऐसे बोलूं, जैसे कोयल प्रथम किरण से बोलती है, पर इसके लिए सुबह उठना पड़ेगा, जल्दी बिस्तर छोड़ना पड़ेगा और घर का सारा काम खत्म करना पड़ेगा, पर यह इतना आसान नहीं होगा। ये अच्छी लाइन नहीं, चाहती थी ऐसे बोलूं जैसे कोयल प्रथम किरण से बोलती है। नेक्स्ट है अर्धविराम। ऐसे वाक्यांशों में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग रखने और स्पष्ट विराम स्थल दर्शाने के लिए अर्धविराम स्थल का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम की अपेक्षा अर्धविराम अधिक समय के ठहराव को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, वराह पोखर से उड़कर घूमने लगे, वराह पोखर से उड़कर घूमने लगे, मोर पंख फैलाकर नाचने लगे, चिड़िया भी चहचहाने लगी। अल्प विराम से जहां अधिक समय की मात्रा का ठहराव हो वहां पे अर्धविराम का उपयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रश्नबोधक वाक्य, प्रश्न विराम लगता है। ऐसे वाक्य में एक से अधिक प्रश्न हो तो प्रश्नवाचक विराम या अंतिम प्रश्न के बाद लगेगा। प्रत्येक प्रश्न के अंत में लगा सकते हैं। प्रश्नवाचक विराम लगने की कुछ स्थितियां, जहां प्रश्न करने या प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे क्या आप दिल्ली से आगे, आप अयोध्या कब जाओगे। जहां प्रश्न की स्थिति निश्चित ना हो, जहां प्रश्न की स्थिति निश्चित ना हो, शायद आप राजस्थान के रहने वाले हैं, शायद आप वहां रुके थे। व्यंग्योक्ति में प्रश्न विराम, कलयुग के इस काल में बुराई ही सत्य है ना। जहां झूठ का बाजार सजा हो वहां सत्य का दुर्दशा कैसे ना हो, यहां भी प्रश्नवाचक लगेगा। विस्मयादि बोधक, विस्मय विराम का प्रयोग आश्चर्य, भय, हर्ष, तीव्र मनोवेग दर्शाने के लिए होता है। वाक्य का प्रयोजन उत्तर पाने का ना होकर भाव को प्रकट करना होता है। यहाँ संबंध मन, वेग और अधिक्य का होता है, ना कि सिर्फ संबोधन का। ऐसे उपयुक्त होने की कुछ सामान्य स्थितियां निम्नलिखित हैं। वाह वाह कितना अच्छा बोलते हो, ऐसा मेरे लिए भी कोई बोले वाह वाह कितना अच्छा बोलते हो।
हलद सूचक शब्दों में या पदों के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। वाह क्या बात है। नेक्स्ट है ख, अपने से बड़े या माननी के सादर में संबोधित करने के लिए विराम का प्रत्यय, हे भगवान मेरे कष्ट को दूर करो। अपने से छोटे के लिए सद्भावना या शुभकामनाएं प्रकट करने के लिए प्रिय अनुज स्नेह आशीर्वाद। जहां मन में हर्ष खुशी वाले भाव प्रकट करना हो, वाह तुमसे बात करके मन को शांति मिली। विस्मयादिबोधक चिन्ह कई जगह प्रश्न विराम के स्थान पर लगाए जाते हैं, लेकिन यह प्रश्नकर्ता से उत्तर की अपेक्षा नहीं रखता कि वह उत्तर दे। वाह तुम कितने सुंदर हो, यहाँ प्रश्न है लेकिन यह प्रश्न की मांग नहीं कर रहा है, भैया तुम उसका उत्तर दो। अवतरण विराम या उद्धरण चिन्ह। अवतरण उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं, एकल और युगल, एक और दोहरा। इनके प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किए जा सकते हैं। जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य अवतरण ज्यों कहते हैं उठा लिया जाए, या किसी के पूरे कथन को उद्धरण हो, जैसे युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य के एक अंश अथवा शब्द का उद्धरण हो, वहां एकल चिन्ह का प्रयोग होता है। महात्मा गांधी ने कहा, यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ दोहरे का प्रयोग करेंगे, युगल उद्धरण का प्रयोग करेंगे। कमायनी, कमायनी की कथा संपेक्ष में लिखी है। पुस्तक लेखक का नाम, समाचार पत्र लेख, शीर्षक आदि उद्धरण करते समय एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जूही की कली का सार अपनी भाषा में लिखे, जूही की कली का सार अपनी भाषा में लिखे। दैनिक जागरण समाचार पत्र मासिक है। पूर्व कथन जैसा संधि कहावत आदि को युगल चिन्ह, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यहाँ पे युगल का प्रयोग है। भारतेंदु जी ने कहा था, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, यहाँ पे भी युगल का प्रयोग होगा, दोहरे का प्रयोग होगा। योजक चिन्ह, जहां एक ही वाक्य के कई पदों का एक साथ व्यवहार किया जाए, पर उनके नाम गिनने में, समस्त मूल खंडों को अलग अलग लिखने में, और जब किसी पंक्ति के अंत में कोई शब्द पूरा ना है तो उसी पूरी पंक्ति में लिखने के लिए पाद के पूर्व संबंध दर्शाने के लिए योजक संबंध चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अल्प विराम के बाद सबसे ज्यादा प्रयोग योजक चिन्ह का होता है, पर ज्ञान व नियम के अभाव में इसे त्रुटिपूर्ण प्रयोग हो रहे हैं। यही नहीं, इसके विषय में किसी भी पुस्तक में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। योजक चिन्हों की अपनी उपयोगिता है और शब्दों के निर्माण में इसका बड़ा महत्व है। योजक चिन्हों के प्रयोग को लेकर निम्नलिखित नियम स्थापित किए गए हैं। जैसे समानता योजक चिन्ह दो प्रकार के शब्दों को जोड़ते हैं और एक शब्द बनाता है, लेकिन दोनों शब्दों का अपना स्वतंत्र मूल अस्तित्व होता है। जैसे पति पत्नी, माता पिता, पाप पुण्य, लिट्टी चोखा। जिन पदों में दो खंड प्रधान हो और जिनमें और लुप्त हो होने का भाव, वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, यहाँ पे और का लुप्त हो गया, यहाँ पे दाल और रोटी ऐसे लिख दी गई है। फल फूल, फल और फूल, और का यहाँ पे लुप्त हो गया। जहां दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों को, वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऊपर नीचे, दिन रात, काला सफेद और लाल पीला। ऊपर नीचे, दिन रात, काला सफेद और लाल पीला। जैसे आगा पीछे, जय पराजय, मानव दानव। द्वंद्व समास में कई बार ऐसे पदों का प्रयोग होता है जिनके परस्पर अर्ध प्राय समान होते हैं। ऐसे पद समानता बोलचाल में प्रयोग होते हैं, इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सड़ा गला, भूल चूक, लेनी देनी, तेरा मेरा। मारपीट लेनी देनी के बीच में होगा, ठीक है। मारपीट, जीव जंतु, जी जान, हंसी खुशी। समानता नेक्स्ट, जब दो विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में हो तो वहां भी योजक चिन्ह लगते हैं। जैसे कि भूख प्यास, लूहा लंगड़ा, अंधा बहरा। जब दो संयुक्त क्रियाएं साथ लिखी जाए, वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे करना धरना, कहना सुना, मरना जीना, सोना जागना, गिराना गिरना, पढ़ना लिखना। नेक्स्ट,
जब दो शब्दों को में एक शब्द सार्थक और दूसरा निरर्थक हो वहां योजक चिन्ह लगता है। जैसे कि उल्टा पुल्टा, रोटी पोटी, खाना वाना, झूठ मूठ, पानी वानी, अनाप शनाप। दो प्रकार क्रियाओं के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि पढ़ना पढ़वाना, लिखना लिखवाना, चढ़ना चढ़वाना, चलना चलवाना, भागना भगवाना, पीटना पिटवाना। नेक्स्ट, जहां एक ही संज्ञा की पुनरावृत्ति हो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि जगह जगह, शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, गली गली, बूंद बूंद, राम राम। इसे द्विरुक्ति भी कहते हैं। निश्चित संख्यावाची, देखिए जब दो पद साथ साथ प्रयुक्त हो तो उनके बीच योजक चिन्ह लगते हैं। जैसे कि 3 5, 1 1, 2 4, 1 2, 9 2 11, चौथा पांचवा 10 20। नेक्स्ट, कम से कम, बहुत सा सोना, थोड़ा सा कम, बहुत सी बातें। नेक्स्ट, गुणवाचक विशेषण में भी सा जोड़कर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जैसे थोड़ा सा घर, बड़ा सा पेड़, मीठा सा आम, बड़े से बड़े लोग और बड़ा सा बगीचा। बड़े से बड़े लोग और बड़ा सा बगीचा। नेक्स्ट है कोष्टक। कोष्टक चिन्ह वाक्य में बीच में आए हुए शब्दों के पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, फिल्म जिसमें कई कलाकारों ने अभिनय किया, बहुत ही लोकप्रिय है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देशन करने के लिए किया जाता है। योजक चिन्ह के थोड़ा लंबा होता है। श्री राम ने कहा मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री राम ने कहा मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अंश पद, त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक आदि नियमों को भी जाना जाता है। जिस शब्द के लिए लिखते समय अक्षर के जानने पर संकेत देने के लिए हंस पद का चिन्ह का प्रयोग है। वह दिल्ली जाएगा, तुम्हारा भाई स्कूल गया। विवरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्यांश में जानकारी, सूचना और निर्देशन आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, छंद के 7 अंग होते हैं और उसके बाद छंद के बारे में बताओ। विशेषण के 4 भेद होते हैं, उसके बाद विशेषण के बारे में बताओ। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह मतलब लाघव सूचक चिन्ह को संपेक्ष सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। किसी बड़े शब्द का नाम को संपेक्ष में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे प्रोफेसर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अपूर्ण विराम या न्यून विराम और उप विराम, इस विराम का प्रयोग अत्यंत आकस्मिक होने पर अथवा किसी उद्धरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की दिशा में अथवा किसी कथन में एक से अधिक उदाहरण होने देने पर उद्धरण के पहले प्रयुक्त होते हैं। अर्ध विराम की अपेक्षा अपूर्ण विराम में कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है। उदाहरण, राम घर जाता है, उदाहरण के बाद अपूर्ण विराम लगाया जाता है। वरदान या अभिशाप। तुलसीदास एक अध्ययन। नेक्स्ट, विराम चिन्हों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकाव। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकाव। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, कामता प्रकाश प्रसाद के अनुसार शब्दों या वाक्यों का आपस में संबंध बताने वाला किसी विषय को अलग भागों में बांटने वाला पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है और विराम चिन्हों का अंग्रेजी भाषा से लिया गया। युवा चिन्हों का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए? नगर, आयोग, कल कारखाने, स्थानों आदि के नामों में नहीं करना चाहिए। जैसे सोवियत रूस, वर्तनी समिति, शिक्षा आयोग, टाटा स्टील कंपनी आदि। तत्पुरुष में नहीं करना चाहिए जैसे कि पनडुब्बा, जलमग्न, गंगाजल, रसोई घर, आप बीती। कर्मधारे या कर्म लिखा है, कर्मधारे समास में नहीं करना चाहिए जैसे करपल्लव, कमल नयन, गोबर गणेश और भाव सागर। अभिभाव समास में नहीं करना चाहिए जैसे दिन रात, मुहामो,
आजकल, यथाशक्ति। द्विगु समाज में नहीं कहना चाहिए, नवग्रह, सतसई, चवन्नी, सप्तलोक और पंचवटी। जिन शब्दों के अंत में युक्त, व्यापी, कड़, भर, मंच, पूर्वक, मात्रा आदि जोड़े गए वहां पर योग चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि भारत व्यापी, योग मुक्त और विनोदपूर्ण, श्रद्धापूर्वक और कृष्ण रूपी। विशेषण और विशेष्य के बीच नहीं करना चाहिए, जैसे काशीवासी, अहिंदवासी, अहिंदी भाषी, हिंदू विवाह, पशु समाचार। अरे शुभ समाचार, पशु समाचार कैसा होता है भाई? शुभ समाचार, शुभ समाचार में नहीं करना चाहिए। शब्दों के आरंभ में लगने वाले उपसर्गों के वियोजक के बीच नहीं करना चाहिए, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, उपसभापति, उप प्रधानाचार्य और असहयोग में नहीं करना चाहिए। योग चिन्हों के अशुद्ध प्रयोग और उनके शुद्ध रूप में अनुसार शुद्ध रूप के उदाहरण शब्द तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास, द्विगु समास और विशेष आदि के साथ क्रम से लिखते हैं। जैसे कि तत्पुरुष समास, राजमंत्री, गंगाजल, शोकाकुल, शरणागत। पाकेटमार, आकाशवाणी, कर्मपुट, पाकेटमार, आकाशवाणी, कर्मपुट, देशांतर, जन्मांतर, देवालय, लखपति, पंकज और रेलकुली। नियमों से अपरिचित रहने के कारण हिंदी में निम्नलिखित शब्द योजक चिन्हों का लिखे गए हैं। जैसे अशुद्ध का पुत्र शोक एक ही में लिखा जाएगा, और मनमाना एक ही में लिखा जाएगा, रसोई घर ऐसा लिखा जाएगा, और गंगाजल ऐसा लिखा जाएगा। नेक्स्ट है मनगढ़ंत, पदच्युत, ईश्वर दत्त ऐसा लिखा जाएगा, आप बीती। गंगा प्राप्त को गंगा प्राप्त लिखा जाएगा, जलमग्न को जलमग्न लिखा जाएगा, पनडुब्बी ऐसा लिखेंगे, और देश निकाला ऐसा निकालेंगे, गिरहकट ऐसा लिखेंगे, दर्शन मात्र ऐसा। मदमाता, आनंदमग्न, और तिलचिट्टा, खुरदौर, गुरु भाई, जन्म रोगी, कामचोर, राष्ट्रभाषा, मुंह तोड़, डांगर। कर्मधारय समास चंद्रमुख, कमल नयन, पुरुषोत्तम, विदाधन, करपल्लो, भवसागर और चढ़ कमल। अशुद्ध और शुद्ध देखिए, यथास्थान, यथाशक्ति, यथामुह, रातों रात, दिन रात, आजकल, रात भर और पहले और पहल। द्विगु समास में देखिए, नवरत्न ऐसा लिखेंगे, सतसई ऐसा लिखेंगे, पंचतंत्र ऐसा लिखेंगे, पंचवटी, त्रिभुवन, चारपाई, चारपाई और त्रिलोक। विशेषण और विशेष्य के बीच योजक चिन्ह देखिए, काशीवासी ऐसा लिखे, अहिंदी भाषी, हिंदी फिल्म, सहेतुक वाक्य, बायाम्बर आडंबर, मातृभक्ति, मातृभाषा, और विभिन्न ऋतु ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद से सांध्य गोष्ठी लिखेंगे, आदर्श मैत्री, हिंदू विवाह और अधीनकार चेष्टा, अनधिकार चेष्टा। रसीली कहानियां से लिखेंगे, शुभ समाचार। साफ तौर पे एक ही में लिखेंगे, साफ तौर पे सब कहने का मतलब एक ही है, ये सबको एक ही में लिखा जाता है, ना कि अलग अलग। नेक्स्ट यहां से हम लोग का क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, चारों भाई सुंदर, सुशील, नग्न, दयालु और सांवले थे, सॉरी सबल थे। इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक का, भाव का, पूर्ण विराम का, किसका? किसमें हुआ है? एक बार सिर्फ पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
इसमें अरे अभी तक तुम रुके हो, इसमें लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ। इनमें से कौन सा अर्धविराम है? ऑप्शन नंबर डी अर्धविराम है। जहां वाक्य पूरी तरह रुक जाए वहां पे क्या है? पूर्ण विराम है। इनमें से सही विराम चिन्ह वाला विकल्प कौन सा है? हम केवल तुम्हारी बात तो नहीं सुनेंगे ना। सही विराम चिन्ह। छी, कितनी गंदी आदत है। आज का भी सही है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है? इनमें से विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या शब्दों को जोड़ता है? निर्देशक, विवरण, अवतरण, योजक। कौन जोड़ता है? योजक जोड़ता है। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे में कौन सा हो जाएगा? तुम कब आओगे। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तुम कब आओगे में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछ रही है भाई कि तुम कब आओगे। प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर ओह, यहां विश्व में आदि बोधक चिन्ह लगेगा ओह। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को क्या कहेंगे? विश्व में आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्धविराम कहाँ लगता है? अर्धविराम जहां कहाँ लगता है? जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, थोड़ा अधिक रुकना हो, कम नहीं अधिक रुकना हो, वहां पे अर्धविराम लगता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? मित्र एक अच्छा दिन, मित्र एक अच्छा दिन साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें किन किन वाक्यों का प्रयोग हुआ है बताइए? 15 का। यहां पे देखा, ए पूर्ण विराम तो लगा है। मित्र इसमें आदि बोधक हो गया, पूर्ण विराम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ए और सी, ए और सी सब में योजक चिन्ह भी लगा है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, बहुत बहुत धन्यवाद के बीच योजक चिन्ह है। तो हो जाएगा आपका ए सी और ई। ए सी और ई इसमें है, ए सी ई। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम का, विरोध का भाव प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है अर्धविराम का। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपवाक्य। दीन बंधु तीन हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुक्रदेव बिहारी। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? आलस्य मनुष्य का शत्रु है, अर्धविराम। निम्नलिखित में अर्धविराम जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार करने से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसका? उद्धरण चिन्ह का। इनमें से विस्मय आदि बोधक, ऑप्शन नंबर बी। अरे तुम आए हो, अरे के बाद क्या लगा? विस्मय आदि बोधक लगा हुआ है। योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? विवरण उपदेशक नहीं होता, लागू होता है, निर्देशक होता है। निम्न में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा होगा? इसमें अल्प विराम लगेगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इसमें किसका प्रयोग होगा? अल्प विराम का प्रयोग होगा। रामू जो कल बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? अल्प विराम लगेगा। सैंतीस बता दें हिंदी में अल्प विराम चिन्ह
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, समनाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समनाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आपका 28 बताइए, 28 का। किसका होता है? अल्प विराम का होता है। जब एक वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग लगता है? किसका लगता है? अर्ध विराम का लगता है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया? किससे लिया गया? अंग्रेजी भाषा से लिया गया। प्रश्नवाचक विस्मय आदि को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। इसमें क्या विस्मय आदि बोधक है। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? एम ए नहीं। 34 का बताइए। इसमें एम ए और बी एड। वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो, पूर्ण विराम की तुलना में उसे कम रुकना हो, पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो, वहां पे अल्प विराम होता है। अल्प विराम इसमें है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? अर्ध विराम हो जाएगा। घृणा, आश्चर्य, शोक, यहाँ विस्मयादि बोधक के भाव होते हैं। अल्प विराम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? आधा रुकना किसका होता है? अल्प विराम का। अर्ध विराम। उप विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा है? उप विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा का? ऑप्शन नंबर ए। आना और जाना में कौन सा लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है आना और जाना में। निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं? राम राम, उसने यह क्या कर दिया? इसमें प्रयोग उचित नहीं हुआ है। देखिए, राम राम के बाद उसमें योजक चिन्ह नहीं लग सकता। यहाँ पे हे राम उसने क्या कर दिया, या राम 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 उसने क्या कर दिया, ऐसा हो सकता है। किसी वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयोग हुए हैं। क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? उचित, मैंने पूछा, क्या बात है, ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विरामादि चिन्हों में की दृष्टि में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 43। पिताजी ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? पिताजी ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद को उसके चिन्ह को सही सम्मिलित नहीं करता? सही सम्मिलित नहीं करता किस भेद को? पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी नहीं करता, बाकी सब करते हैं। हंस पद वाक्य को पूरा करने के संकेत देने के लिए। बताइए, हंस पद किसके लिए होता है? लिखने में अक्षर छूटने को और संकेत देने के लिए होता है। जो अक्षर लिखने में आपसे छूट गए उसको संकेत के लिए कि ऊपर लिखा हुआ है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? इसका हो जाएगा त्रुटि विराम। छंदों में एक क्षण की समाप्ति या विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उद्धरण चिन्ह। समाप्ति सूचक का कौन सा हो जाएगा? समाप्ति सूचक, ऑप्शन नंबर ए। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ये सही विराम चिन्हों का उपयोग वाला चिन्ह। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग का होगा मुहावरा, और मुहावरे के कम से कम 3 से 4 पार्ट बनेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है। 3 पार्ट तो बन ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग का बच जाता है, मैं बता देता हूँ आपको। मुहावरे के बाद बच जाता है 2, 2, 4, 1, 5। 5 चैप्टर बच जाता है, लेकिन ये 5 चैप्टर काफी ज्यादा है। हर चैप्टर में कम से कम 2 से 3 क्लास तो बनेंगे ही। तो ठीक है, हम लोग समाप्ति की तरफ इस महीने में समाप्ति कर दीजिएगा इस बुक को। और 11 से 20 तक का
एक साथ का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे कि पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो 1 से 10 तक है, और फिर 11 से 20 तक का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।